स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत 5 बड़ी चुनावी खबरों से करेंगे। रविवार का दिन चुनावी रैलियों से भरा रहा, जहां एक तरफ पीएम मोदी बंगाल, बिहार में जनसभा को संबोधित किए। बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी को देखने हजारों की संख्या में भीड़ नजर आई। पीएम के निशाने पर विपक्ष रहा। तो वहीं चूरू में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा की और रोड शो किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और दौसा में रैली को संबोधित किया। बीकानेर के कोलायत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में सभा की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो वहीं नागौर की लड़ाई दाढ़ी मूंछ पर आ गई है, क्योंकि नागौर में इस बार हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की ज्योति मिर्धा के बीच मुकाबला है। तो देखिए, रैलियों का रविवार ये रहा, जहां पर अलग अलग जनसभाएं देखने को मिली। ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर हंगामा बढ़ गया है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी है। तो बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर सीएम को पहले से दंगे के बारे में कैसे पता। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान को पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण वाली सियासत से जोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। राम के नाम पर सियासत काम पर। पहले चरण का मतदान, राम पर संग्राम। मतदान से पहले ममता को याद आए राम। राम नवमी पर ममता की चेतावनी पर सियासी तनातनी। শুধু আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। लेकिन रामनवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दंगों का अंदेशा जताकर नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। ममता को दंगों का ऐसा डर सता रहा है कि वो अपनी हर चुनावी रैली में इसका जिक्र कर रही हैं। उनका दावा है कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ। আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে, আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। और चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर करना कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल कर रही है कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। पिछले साल जहां जहां पथराव हुए उन इमारतों के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहां जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे।
राइट हो, ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियासी फिजा राममय हो गई और विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे, जिसका असर ये हुआ कि बंगाल में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने बंगाल में 18 के आंकड़े को 36 ले जाने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य के बीच बीजेपी ममता के रामनवमी पर दिए बयान पर हमलावर हो गई। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं, व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं, परंतु ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय, भर्त्सना योग्य और राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुष्कर की रैली में रामनवमी का जिक्र किया और रामनवमी का विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार किया। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। जिस रामनवमी पर ममता बनर्जी हिंसा की आशंका जता रही हैं, उस महापर्व के लिए रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारी की जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम मंदिर में रामनवमी पर महा उत्सव मनाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद राजनेताओं का उसके घर पहुंचकर परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके पैतृक आवास जाकर अंसारी परिवार से मुलाकात की। ऐसे में अखिलेश यादव से अंसारी परिवार की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई विपक्षी नेताओं का उसके घर पहुंचकर परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब अखिलेश यादव भी आज अंसारी परिवार से उसके पैतृक गांव जाकर मुलाकात करने वाले हैं और उसकी कब्र पर भी जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का एक माफिया की मौत पर उसके परिवार से मिलना और उसे श्रद्धांजलि देना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राम मंदिर का विरोध करने वाले अखिलेश का डॉन की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति बताया। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश को जनता इसका जवाब जरूर देने वाली है। कि जो जहां जाएगा जनता उसे देख रही है, उसका जवाब लोकसभा के चुनाव में कमल खिला करके लोग देंगे। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार की मौत पूर्वांचल में आतंक के एक युग का अंत बताया और अखिलेश यादव की उसके परिवार से मुलाकात को चुनावी एंगल करार दिया। मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरह से आतंक था, एक आतंक का अंत हुआ है। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को चुनाव के एंगल से देखती है। शायद मुझे लग रहा है चुनाव नहीं होता, अखिलेश वहाँ झांकने नहीं जाते। हालांकि अखिलेश से पहले भी कई नेता अंसारी परिवार से मुलाकात करने उसके घर पहुंच चुके हैं। 8 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, आरजेडी समेत कई क्षेत्रीय नेता पदाधिकारी मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अंसारी परिवार से मुलाकात पर पूर्वांचल की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह की भीड़ मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी, उससे ये तो साफ है कि मुख्तार को उसके चाहने वाले किसी मसीहा से कम नहीं समझते थे। ऐसे में राजनेताओं के परिवार के प्रति सहानुभूति आगामी चुनाव में उनको कितना फायदा पहुंचाएगी, ये तो 4 जून को ही साफ हो सकेगा। खड़गे के आर्टिकल 370 पर दिए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा खोल दिया है और ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस का इटालियन कल्चर भारत के मूल विचार को नहीं समझ पाने के लिए जिम्मेदार है। खड़गे ने 370 वाले बयान खुद खड़गे फंसते हुए दिख रही हैं और कांग्रेस इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला, लेकिन वो अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानीय मुद्दे न उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में ना वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है। ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा था कि बीजेपी कश्मीर के लिए जान दे सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खड़गे के बयान पर अमित शाह ने यही बात दोहराकर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें घेर भी लिया। He does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Which type of thinking they have? I believe that we all are very much involved with Jammu and Kashmir. Am I right? हालांकि कांग्रेस ने खड़गे के बयान पर सफाई भी दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि आर्टिकल 370 पर। केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए धारा 370 की बात की और किसानों की बात न करी, यही मुद्दा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने खड़गे पर हमले करना बंद नहीं किया। राजस्थान वो धरती है जहां के वीरों ने कश्मीर की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। इसी 370 के कारण बहुत सारे राजस्थान के नौजवान वहां पर शहीद हुए हैं। खड़गे जी को ये बात याद रखनी चाहिए और खड़गे जी को ये बात भी याद रखना चाहिए कि सारा भारत आज एक है। मोदी जी ने 370 को खत्म करके पूरे भारत को एक किया। कश्मीर के लिए हम जान भी दे देंगे, इस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने कहा है, तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये दर्शाती है कि ना तो कांग्रेस ने कभी कश्मीर को माना और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपना समझा। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया था और अब खड़गे के बयान ने बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर धावा बोलने का मौका दे दिया है। चुनाव में पीएम मोदी बैक टू बैक रैली कर रहे हैं और बिहार में प्रचार के दौरान पीएम मोदी के निशाने पर विपक्षी दल का हर नेता है। विकास का शोर, सनातन और राम मंदिर पर पार्टी का जोर पीएम मोदी के भाषणों का केंद्र बिंदु बन गया है। घंटों के अंदर एक बार फिर पीएम मोदी बिहार की धरती पर गरजे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों को घेरा।
राम मंदिर, महिला, किसान के मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिहार की 40 की 40 सीटों पर पूर्ण विजय का सिग्नल दिया। बिहार के सारे समीकरणों को ध्वस्त करने का दावा कर दिया। नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। ये अब तक विकास का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। बिहार में भ्रष्टाचार और जंगल राज हमेशा से ही पीएम मोदी के निशाने पर रहा है और विरोधी पार्टियां पीएम मोदी के टारगेट पर। पीएम मोदी ने कहा कि सुशील मोदी के अथक प्रयास से बिहार जंगल राज से बाहर निकला। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। मोदी इतने पर नहीं रुके। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन पर भी पीएम मोदी के जुबानी तीर जारी रहे। कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को, खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। चुनावी शोर के साथ पीएम मोदी ने अपने हर काम को पूरा करने की गारंटी दी थी। नवादा रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 370 मेरी हर गारंटी का सबूत है। कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को
जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नवादा में विपक्ष पर बरसते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और जमकर जुबानी तीर दागे। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा और उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखने का दावा किया। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। नवादा की इस पब्लिक और पीएम मोदी के लिए गूंजते इस शोर ने 40 सीटों के गणित को साफ कर दिया है और पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि विकास का जो रथ पिछले 10 साल से चल रहा है, आगे भी उस रथ पर पीएम मोदी ही सवार होने वाले हैं। राजस्थान के रण में प्रचार परवान पर है और बयानों के भी तीर चल रहे हैं। दौसा के लालसोट में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि भगवान इंद्रदेव भी आ जाए तो दौसा से मुरारी ही जीतेगा। राजस्थान में कांग्रेस इस बार 12 से 13 सीटें जीतेगी। पूरे देश में अभी मोदी के खिलाफ लहर चल रही है और मोदी साहब जिस तरह से बौखला रहे हैं, जिस तरह का वो भाषण दे रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी कुर्सी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। राजस्थान की बात करो, दौसा की बात करो, कोई आए, योगी जी आए थे, 1000 आदमी भी नहीं थे, सारे नेता थे, 1000 आदमी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतने बड़े सीएम को कहाँ से बुलाया? तो जनता इनसे मोह भंग कर चुकी है और दौसा क्या पूरी राजस्थान में कांग्रेस सारी सीटें जीतेगी। नागौर के कद्दावर नेता रिचपाल मिर्धा ने ज्योति मिर्धा की जीत का दावा किया है। रिचपाल मिर्धा ने कहा है कि पीएम मोदी की रैली के बाद नागौर के समीकरण पूरी तरह बदल गई हैं। रिचपाल मिर्धा का दावा है कि ज्योति मिर्धा 1 लाख से अधिक वोटों की बढ़त हासिल कर चुकी है। साथ ही नाथुराम मिर्धा के योगदान को नागौर कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने किसानों को जमीन का मालिक बनाया और बाबूलाल धायल ने रिचपाल मिर्धा से खास बातचीत भी की। देखिए, ज्योति मिर्धा ने चुनाव जितावे, लोग कहे कि ज्योति मिर्धा चुनाव जीते बाद में लोगों में बीच में को नहीं आवे। हनुमान बेनीवाल ई बात ने बहुत बड़ो मुद्दो बनाया, तो ई को ते जवाब किया दे रिया हो बेटे? मैं को जवाब बहुत दे रिया। हाँ, हनुमान बेनीवाल के ज्योति मिर्धा को नहीं आवे। ज्योति मिर्धा को बट घर है। ज्योति मिर्धा 1 चुनाव जीती नागौर में, भी के बाद में 2 चुनाव हार गई, लोकसभा का, विधानसभा हार गई। तो नागौर में ज्योति मिर्धा परमानेंट रह रही है। हनुमान बेनीवाल
जिसका मुद्दा उठा रिया वह सब हनुमान बेनीवाल का मुद्दा अब ठंडा होगा। और देखो हनुमान बेनीवाल को कोई जमाना में क्रेज हो वो आप देखो नागौर में जार जरा आपने पता लागी कि हनुमान बेनीवाल के कौन साथे है कौन साथे नहीं है। काई मुद्दा पर ते वोट मांग रहे हो, आखिर नागौर में अगर ज्योति मिर्धा जीता है तो थे काई काम करासे बैठे जनता के बीच में काई मुद्दा पर वोट मांग रहे हो। अरे भाई साहब बाबूलाल जी 50 साल 60 साल मांगो परिवार सेवा करिए। नाथूराम जी मिर्धा जकाई का दादा हा वह राजस्थान में जकी जमीन ने वो किसान जोते बी की खातेदारी को हक दिलाने वाली शख्सियत नाथूराम मिर्धा हा। और नागौर जिला में और पूरा राजस्थान में ट्रॉली टैक्स लागे वो ट्रॉली टैक्स खत्म कराने वाला नाथूराम मिर्धा और लेवी तुड़ाने वाला नाथूराम मिर्धा भी मुद्दा माते ज्योति मिर्धा एक बार चुनाव जीतीर। और भी आज भी नाथूराम मिर्धा जी की भाषा के नागौर जिला में के बांगो परिवार को कोई भी आदमी चुनाव लड़े। मैं 4 बार MLA बनियो, जनता दल बनियो, कांग्रेस बनियो और निर्दलीय बनियो, तो बाकी बदौलत बनियो और मैं बाकी विरासत। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।